ठीक है। हाँ, तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी पढ़ा था, ठीक है। एंड उससे पहले क्लॉसेस फिर हम पढ़ लिया था हमने। सेकंड लॉ के बाद जो एंट्रोपी प्रॉपर्टी हमने देखा था, बेसिकली कैसे हम डिफाइन करते हैं कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। मतलब रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों के केस में एंट्रोपी का चेंज सेम होगा। बट जब इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टी का चेंज में कुछ एक और एक्स्ट्रा पार्ट आता है जिसको हम एंट्रोपी जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। वो पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई थिंक ये चीज भी हम लिख लेते हैं। हमने आई थिंक शायद ये नहीं लिखा होगा, एंट्रोपी टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट। टीएस डायग्राम जो होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। एंड लेट्स सपोज अगर इसमें कोई प्रोसेस कंसीडर की जाए 1 से 2, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम जो डायग्राम था वहां पे हमने डिफाइन किया था कि एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन। अगर वॉल्यूम एक्सिस के अबाउट होता है तो हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम वर्क होता है, अगर प्रेशर एक्सिस के अबाउट होता है तो हम बोलते हैं ओपन सिस्टम वर्क होता है, ठीक है। वो चीज हमने डिफाइन की थी। बट अगर हम इसकी बात करते हैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की, तो एक चीज आपको फॉर्मूला याद होगा, ds इक्वल्स टू हम लिखते हैं डेल क्यू बाई टी, है ना। ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये क्यू कौन सा रिवर्सिबल वाला, तभी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे सिंपली, जो ये डेल क्यू है, डेल क्यू कौन सा रिवर्सिबल वाला, इट इज नथिंग बट टी डी एस, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर आपको 1 से 2 के बीच में हीट ट्रांसफर निकालना है तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 से 2 के अंडर जो भी एरिया है बेसिकली इट इज नथिंग बट द क्यू रिवर्सिबल, ठीक है। ये जो चीज है इट इज क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा नीचे, ये चीज, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आप कब लिख सकते हो कि Q इक्वल्स टू TDS, कब लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केसेस में। और बाकी किसी और केस में ये बेसिकली वैलिड नहीं होगा। सिंपली जब आपका Q रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा तभी हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम इज द हीट ट्रांसफर। ये एरिया बेसिकली हीट ट्रांसफर कब है, जब वो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, ये चीज। एंड आई थिंक वो चीज हमने डिस्कस कर लिया था कि रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक को हम, वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, ये चीज। तो क्योंकि ये चीज अगर आपका ये चीज ही जीरो हो गया, इफ क्यू रिवर्सिबल इज जीरो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ds विल बी जीरो, है ना। इसका आउटकम क्या है कि ds जीरो होना। ds जीरो होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी का कांस्टेंट होना, है ना। तो वो चीज है कि जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हो ऑटोमेटिकली वो आइसेंट्रोपिक बन जाता है, ठीक है। मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं होगा कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है या फिर एडियाबैटिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब सिर्फ ये है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंड वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। बट अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो बेसिकली एंट्रोपी कांस्टेंट, ये पॉइंट हमें याद रखना है। रिवर्स वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्नोट साइकिल की, कार्नोट साइकिल को अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल आपको याद होगा, प्रोसेस जो हमारा होता है, लेट्स सपोज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। आइसोथर्मल हीट एडिशन था फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन आपका, ठीक है। फिर 2 से 3 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। फिर 3 से 4 आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, फिर देन अगेन आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना, इस तरीके से। तो इसका जब आप टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बनाओगे, देखो 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। तो ये आपका 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो एंट्रोपी कांस्टेंट वर्टिकल लाइन बनेगा, फिर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो गया, ठीक है।
एंड हमेशा एक चीज याद रखना, सेंस वाली बात की, जब ये क्लॉकवाइज सेंस बन रहा हो, है ना, क्लॉकवाइज सेंस बन रहा हो, मतलब ये क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। क्लॉकवाइज सेंस जब भी किसी साइकिल का बनेगा, इट मींस वो क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लॉकवाइज सेंस था हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम, या काउंटर क्लॉकवाइज तो हम बोलते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क इन्वॉल्वमेंट होगा, वर्क इनपुट देना पड़ रहा होगा हमें। ठीक है, ये चीज। अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज लिखे कि एफिशिएंसी, लेट्स सपोज हमें एफिशिएंसी लिखना है, तो एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो नेटवर्क डिवाइडेड बाय द, जो भी आपने हीट इनपुट दिया है, या जिसको आप हीट एडिशन बोल रहे हो, एक ही चीज है ना, हीट इनपुट। तो नेटवर्क लिखने का तरीका क्या होता है, जो आपने हीट एडिशन दिया होगा, हीट एडिशन क्यू एच ए माइनस क्यू एच आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू एच ए, ये चीज। हीट इनपुट इज नथिंग बट द हीट एडिशन पार्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू एच आर डिवाइडेड बाय क्यू एच ए। ठीक है, तो ये चीज। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज, ये जो है यहाँ पे एक आपका ये जो टेम्परेचर है, इट इज द TH टेम्परेचर एंड इट इज द TL टेम्परेचर, है ना। तो एक हायर टेम्परेचर है और एक लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से बेसिकली हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट सप्लाई हो रहा है वहां पे, एंड TL टेम्परेचर पे बेसिकली रिजेक्ट हो रहा है ना। तो ये चीज, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हो। अब अच्छा, आपको पता है रिवर्सिबल हीटिंग है, रिवर्सिबल हीटिंग है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली यहाँ पे, 1 माइनस TL इंटू डेल्टा एस। 3 से 4 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है ना, 3 से 4 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल केस है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखने वाले हो, जो हमने अभी लिखा था, क्यू रिवर्सिबल विल बी व्हाट, TDS। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो गया DS बेसिकली डेल्टा एस, जो भी एंट्रोपी का चेंज आया 3 से 4 के लिए, एंट्रोपी का चेंज जो भी आएगा 3 से 4 के लिए, बिकॉज 3 से 4 क्या है आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन केस, तो 3 से 4 जो भी चेंज आया उसको मैंने डेल्टा एस लिख दिया। ठीक है, या डेल्टा एस नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख लो, S3 माइनस S4। ठीक है, ठीक है, S3 माइनस S4 इस तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाय हीट एडिशन, हीट एडिशन कब, जब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हो रहा है, इनटू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1। अच्छा, अब ये चीज तो हमें क्लियरली यहाँ से पता है कि ये दोनों के केस में डेल्टा एस तो सेम रहेगा, दोनों के केस में डेल्टा एस सेम रहने वाला है ना, कि अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, जैसे हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, 3 से 4, 3, हाँ, अगर आप S4 माइनस S3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, अगेन वही वाली चीज। अगर आपको, ठीक है, हाँ आप सही बोल रहे हो, अगर मुझे हीट QHR लिखना है, इट शुड बी व्हाट, T इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस बोलने का मतलब फाइनल S4 माइनस S3। अब आपको पता है ना ऑटोमेटिकली हीट रिजेक्शन है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे S4 माइनस S3 तो नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज S4 कम है एज कम्पेयर टू S3, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, वो वाली चीज है। देखो नेगेटिव साइन इसलिए आ रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमने हीट रिजेक्शन कंसीडर कर रखा है, नेगेटिव साइन हमने कंसीडर कर रखा है। जब हमने ये चीज पढ़ी थी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर होता है, तो हमने लिखा था भाई हीट एडिशन पॉजिटिव था साइकिल में से, माइनस हीट रिजेक्शन। हमने इनिशियली पहले ही हमने साइन कंसीडर कर रखे हैं, ये चीज। तो वर्क नेट बराबर HA माइनस HR क्यों आया था, क्योंकि जब आप लिखते हो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर बराबर समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, तो समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या था, पहले हीट एडिशन तो वो पॉजिटिव लिया, हीट रिजेक्शन उसको नेगेटिव ले लिया। अब हीट रिजेक्शन को मैंने ऑलरेडी नेगेटिव ले रखा है, और फिर जब मैं हीट रिजेक्शन सॉल्व करने के लिए जो भी वैल्यूज रखूं वो भी अगेन नेगेटिव हो, तो आपने डबल साइन कंसिडरेशन हो गया ना, इस वजह से। ठीक है,
ठीक, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए आप, S1 बराबर S4 है, S2 बराबर S3 है, तो ये बेसिकली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये टर्म आपका कैंसिल आउट होना है, दीज ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला बना 1 माइनस TL/TH, जो सिमिलर केस है आपका वहां पे, जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज है, देखो, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप वर्क ट्रांसफर वाला केस लिखोगे, जब आप वर्क ट्रांसफर वाला केस लिखते हो, देखो लेट सपोज अगर आप वर्क ट्रांसफर वाला केस लिख रहे हो, नेटवर्क, ठीक है, तो नेटवर्क की बात करते हो, तो नेटवर्क बेसिकली बोलने का मतलब है वही HA, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, अच्छा हीट एडिशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, TH माइनस TH मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी TH मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा S, डेल्टा S कितना है, S2 माइनस S1, ठीक है, माइनस हीट रिजेक्शन क्या होगा, TL लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का, और यहाँ पे हो जाएगा S3 माइनस S4, ठीक है। इसलिए हम S3 माइनस S4 लिखते हैं, बिकॉज S4 माइनस S3 लिखा नेगेटिव, तो आप देखोगे हीट एडिशन प्लस रिजेक्शन ऐड हो जाएगा, तो फिर गलत है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब आपको ये तो पता है S2 माइनस S1, S3 माइनस S4 ये इक्वल है, तो लेट्स सपोज इनको मैं डेल्टा S लिख रहा हूँ, सिर्फ डेल्टा S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ये TH, तो डेल्टा S TH माइनस TL इंटू डेल्टा S, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये किसका फॉर्मूला बनता है, वर्क नेट का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में ना, कार्नोट साइकिल दिया होगा, कार्नोट साइकिल में आपको डायरेक्टली कहीं दिया होगा कि एंट्रोपी चेंज जो हुआ है ड्यूरिंग द हीट एडिशन, सिर्फ ऐसे दिया, हीट एडिशन के टाइम पे जो भी एंट्रोपी चेंज हो डेल्टा एस है, एंड आपको बोला जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर था, लो टेम्परेचर रिजर्वायर था, ये इतना है, फाइंड द वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो वहां उस केस के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जहां आपको डायरेक्टली एंट्रोपी चेंज दे दिया, चाहे वो हीट एडिशन का दे चाहे हीट रिजेक्शन का दे, आपको पता है दोनों केस में वो चीजें सेम है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है फॉर्मूला वाला, ठीक है। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डेल्टा एस डायरेक्टली दिया है तो उस केस में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। तो डेल्टा एस बेसिकली दोनों केस में बराबर होना है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वाले केस में, ठीक है। तो होगा ऐसा कि डेल्टा एस आपको डायरेक्टली गिवन हो गया, डायरेक्टली गिवन है, एंड टेम्परेचर्स गिवन है TH और TL, तो आप डायरेक्टली वर्क नेट निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आपको लेट सपोज, ये ऑब्वियसली बात है, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे इस फॉर्मूले पे, आप तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, बट अगर आप इस फॉर्मूले की बात करते हो तो इस फॉर्मूले पे आप तभी पहुंचोगे जब आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से आप वर्क नेट लिखोगे, HA माइनस HR करोगे, फिर यहाँ से तब जाके यहाँ तक पहुंचोगे। अदरवाइज अगर आपको डायग्राम एंड ये सब स्टेप्स नहीं करोगे तो आपको ये फॉर्मूले के बारे में कभी आइडिया लगेगा नहीं, या तो आपको डायरेक्टली याद हो, अदरवाइज यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचोगे। क्योंकि होता है ना, कई बार जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, अब यूजुअली हैबिट क्या होता है, जैसे आपसे पूछा लेट सपोज वर्क नेट बताओ, तो आप यूजुअली क्या होगा, आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क नेट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट, आप ये सोचोगे यार एफिशिएंसी तो मैं निकाल सकता हूँ इससे 1 माइनस TL/TH से, क्यू इनपुट कहाँ से निकालू, तो माइंड सारा यहाँ दूसरे ट्रैक में चलेगा कि क्यू इनपुट कैसे निकालू, क्यू इनपुट निकालने का तो कोई जरिया नहीं, ठीक है। तो क्यू इनपुट निकालने में आप आपका माइंड इसमें यूज करोगे, क्यू इनपुट कैसे निकालो, सो दैट क्यू इनपुट निकल जाए और मैं वर्क इनपुट से सॉल्व कर लूं, क्योंकि आपको सिर्फ यही पर्टिकुलर फॉर्मूला याद है, एंड आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा कि डेल्टा एस को मैं कैसे यूटिलाइज करूं टू कैलकुलेट द वर्क इनपुट, वो वर्क नेट बेसिकली। तो मल्टीपल वेज जो होते हैं वो चीज आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कार्नोट साइकिल वाला पार्ट, ठीक है। चलो लास्ट हमने जो लिखा था क्लॉसेस इनइक्वालिटी ना, लॉसेस इनइक्वालिटी में हमने ये चीज देखी थी कि इन जनरल हम जब भी बात करेंगे विल से कि द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del Q by T इज व्हाट, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, यही बोला था, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब लेट सपोज अगर आपका रिवर्सिबल केस है, तो रिवर्सिबल केस होगा तो इट विल बी इक्वल टू 0,
एंड आपका इरिवर्सिबल केस हुआ, इट विल बी व्हाट, लेस देन 0। एंड ये चीज बोला था, अगर ग्रेटर देन 0 बोला तो इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा, है ना, ये चीज। तो ये वाला चीज क्या है आपका, ये तो हो गया आपका इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली इरिवर्सिबल, एंड दिस इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस की थी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसके बाद, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। in an irreversible process, ठीक है। देखो लेट सपोज दिस इज 1 से 2, एक प्रोसेस हमने कंसीडर किया, फिर 2 से वापस 1 अनदर। तो लेट सपोज 1 से 2 जा रहा है पाथ ए से, 2 से 1 आ रहा है पाथ बी से, एंड दोनों ही पाथ आपके क्या है, रिवर्सिबल केसेस वाले। एंड लेट सपोज अगर ये आ रहा है किसी और पाथ से, ठीक है, तो रिवर्सिबल केसेस को तो खैर हम हमेशा डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। तो ये हो गया आपका लेट सपोज पाथ सी विच इज इरिवर्सिबल, पाथ सी इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस है, लेट सपोज 1 से 2, पाथ ए रिवर्सिबल, पाथ बी भी रिवर्सिबल है, दोनों रिवर्सिबल केसेस, बट पाथ सी क्या आपका इरिवर्सिबल केस, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम रिवर्सिबल साइकिल consisting of process 1 से 2, ठीक है, पाथ ए एंड 2 to 1 पाथ बी, है ना, ये चीज। अगर आपका रिवर्सिबल साइकिल है तो हम एक पॉइंट डायरेक्टली यहां से ये चीज लिख सकते हैं, अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, है ना, क्योंकि रिवर्सिबल केस है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, ठीक है। तो टोटल लिखेंगे 1 से 2 तो आपका जा रहा है कौन से पाथ से, ए से, ठीक है, पाथ ए से जा रहा है, प्लस 2 से 1 जा रहा है पाथ बी से, इट इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये चीज हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि रिवर्सिबल केस में आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर एनी प्रोसेस व्हिच इज रिवर्सिबल वो 0 होगा। अब ये 0 है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, देखो ये 0 हो गया, तो 1 से 2 डेल क्यू बाई टी, ठीक है, पाथ ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से 1 डेल क्यू बाई टी पाथ बी विद अ नेगेटिव साइन, ये चीज है, ठीक है, इस तरीके से। अब फर्स्ट हमने रिवर्सिबल साइकिल कंसीडर किया था, नाउ कंसीडरिंग अनदर साइकिल व्हिच इज इरिवर्सिबल, assuming irreversible cycle, assuming irreversible cycle, ठीक है। तो फर्स्ट हमने अज्यूम किया था रिवर्सिबल साइकिल, अब इरिवर्सिबल साइकिल। अब इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होने वाला है, 1 से 2 तो पाथ आपका वही रहेगा रिवर्सिबल वाला, बट वापस आते हुए इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, तो उसके लिए पाथ सी हमने बोल दिया, इरिवर्सिबल पाथ है वो, ठीक है, वो इरिवर्सिबल पाथ है। लास्ट स्लाइड में क्या है, लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, वो तो हमने जो ऑलरेडी लास्ट जो लिखा था वही चीज है वो, ठीक है, ये चीज। तो अज्यूमिंग इरिवर्सिबल साइकिल, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होंगी, एक तो 1 से 2 पाथ ए से गया जो, और 2 से 1 जो वापस आ रहा है इस बार पाथ सी से, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो टोटली आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो
इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हम कैसे सॉल्व लिखेंगे, देखो डेल क्यू बाई टी, हमें पता है इरिवर्सिबल साइकिल के लिए इट इज लेस देन 0, ये चीज। अब इसी को हमें यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो गया है 1 से 2 फ्रॉम पाथ ए, ठीक है, प्लस हो गया है 2 से 1 पाथ सी से, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना, ये चीज हमने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा फास्ट हो रहा है, लग रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, लगता है ना फास्ट, तो बोल दिया करो, ठीक है। मुझे हाँ तो सुनो, इरिवर्सिबल साइकिल मतलब समझ रहे हो ना आपकी, हमने कौन सी साइकिल की बात करी है, 1 से 2 जो ए पाथ ए है, एंड देन 2 से 1 आपका वापस आ रहा है इरिवर्सिबल वाले केस में, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, सिंपली क्या कर रहे हैं, स्टेप्स को आप देखो बस, ये आपने इरिवर्सिबल साइकिल वाले केस में लेस देन 0 बोल दिया, ठीक है। अब क्या करते हो, देखो इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, इसको इस साइड शिफ्ट किया, देखो क्या होगा, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी फ्रॉम पाथ ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से 1 डेल क्यू बाई टी, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, है ना, इस तरीके से। तो सॉरी ये तो आपका वो हो जाएगा, नॉट इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये लेस देन साइन आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको इधर लेकर चले आता हूं मैं, बेटर है इस, आप एक काम करो, नेगेटिव साइन हटा देते हैं, नेगेटिव साइन अननेसेसरी सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट करेगा, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट को इसको इधर कर देते हैं, देखो तो ये आपको इसको यहीं रहने देते हैं, सी डेल क्यू बाई टी, ये जाए 2 से 1, ठीक है, और इस वाले पार्ट को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये इसको इधर से, ये ठीक है, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज नेगेटिव साइन आ गया। अब लेकिन एक चीज देखो, ये वाली चीज को ध्यान से देखना, जो पाथ ए 1 से 2 गया डेल क्यू बाई टी, पाथ ए 1 से 2 डेल क्यू बाई टी, इसको लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर किया, लेट सपोज इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कंसीडर कर दिया, तो यहां से इसका वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं, इसका वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में यूज कर सकता हूं, तो लेकिन क्या होगा, जब ये ऑलरेडी विद नेगेटिव साइन है और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा, तो मैं क्या डायरेक्टली इस चीज को रखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। इट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका बी, पाथ बी से 2 से 1 डेल क्यू बाई टी, है ना। तो ये चीज हमने कहां से लिखी है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने ये चीज यूज कर ली, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, लेट्स सपोज कर नेगेटिव साइन है, तो वैल्यू क्या बचेगा, वही वाली चीज, ठीक है, बी पाथ बी 2 से 1 डेल क्यू बाई टी, ठीक है। अब एक चीज देखो, पाथ बी आपका कौन सा है, पाथ बी आपका रिवर्सिबल वाला केस है, पाथ बी जो है इट इज रिवर्सिबल केस, बट, है ना, पार्ट बी रिवर्सिबल केस है, तो अच्छा पाथ बी रिवर्सिबल है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं डायरेक्टली डीएस लिख सकता हूं, बिकॉज रिवर्सिबल केस में डेल क्यू बाई टी बेसिकली डीएस होता है, फॉर रिवर्सिबल केस वी कैन राइट कि भाई जो आपने बोला ना, ये 2 से 1 डेल क्यू बाई टी पाथ बी, क्योंकि पाथ बी इज रिवर्सिबल, पाथ बी इज रिवर्सिबल, पाथ बी आपका क्या रिवर्सिबल है, तो आप क्या करोगे कि इट इज व्हाट 2 से 1 पाथ बी डीएस, ये चीज लिख सकते हैं, del q by t is nothing but ds for the reversible cases, नेगेटिव साइन, अरे ये नेगेटिव सही में फास्ट हो रहा है,
ठीक है, चीज सही है ना? हाँ सर, सीधे बोल दो ना कि इसको रिप्लेस कर दो उससे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीधा सीधा ही तो बोला मैंने, टेढ़ा थोड़ा ना बोला है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। तो ये, हाँ ये पहले अब बताओ, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो आपको पता है डायरेक्टली, हमने फर्स्ट चीज ऑलरेडी ये चीज बाद में देख लिया था इनिशियली, कि भाई डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल केसेस में डीएस बोल सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलने का मतलब पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी इज प्रॉपर्टी, सो इट इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट, है ना? तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। एंट्रोपी प्रॉपर्टी हमें पता है, तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कि यार जब पाथ बी के लिए ये वैल्यू है तो पाथ सी के लिए भी यही वैल्यू होगी, है ना? यही चीज तो हमने इनिशियली ये बोलता कि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, एंट्रोपी चेंज विल रिमेन सेम। ठीक है, अब क्या है, जब आपने बोल दिया कि 2 से 1 पाथ बी के लिए डेल क्यू बाई टी और ये डीएस, क्योंकि रिवर्सिबल केस था तो रिवर्सिबल केस में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड हमने बोल रखा एंट्रोपी प्रॉपर्टी पाथ इंडिपेंडेंट, तो मैं ये चीज भी तो बोल सकता हूँ ना फिर, जो पाथ बी के लिए 2 से 1 डीएस है, इट इज ऑल्सो पाथ सी 2 से 1 डीएस। ये चीज भी बोली जा सकती है फिर। पाथ बी में जो एंट्रोपी चेंज है, पाथ सी के लिए भी वही एंट्रोपी चेंज होगा, तो सिमिलर मैनर में ये चीज भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो अब आप देखोगे ये चीज हमारी इक्वेशन का, ये दिस वन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं ये चीज को यूटिलाइज करूं, ठीक है, ये लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आपने लिखा है इस साइड पे, एक सेकंड, ये वाली चीज, तो इसको तो आप सबसे पहले तो इसको यहाँ पे इसको चेंज कर लो। इसी के साइड में अगर आपका स्पेस हो, यहाँ पे ये चीज लिख लेना, साइक्लिक इंटीग्रल 2 से 1, ठीक है, पाथ सी डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी, तो ये लेस देन, इसकी जगह जो राइट हैंड साइड में ये जो चीज लिखी है, इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं? ये चीज, पाथ बी 2 से 1 डीएस, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, बस ये राइट हैंड साइड वाला जो टर्म था उसकी जगह ये रख दिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हम डायरेक्टली एक चीज लिखेंगे, वो क्या होने वाला है? 2 से 1 फॉर पाथ सी डेल क्यू बाई टी इज लेस देन व्हाट? डीएस पाथ सी 2 से 1। ठीक है, एंड फाइनली यहां से एक बात कंफर्म ये होती है कि जो डेल क्यू बाई टी है, इट इज लेस देन ds, और वी कैन से डायरेक्टली कि ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। अच्छा, कौन से पाथ के लिए हो रही है बात? कौन सा पाथ है यहाँ पे? पाथ सी, एंड पाथ सी कौन सा है? इरिवर्सिबल केस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फाइनली ये बात यहां से कंक्लूड होती है क्योंकि पाथ सी इज इरिवर्सिबल। पाथ सी इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, या पाथ सी इज इरिवर्सिबल, जो भी, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल है। तो ये बात हमारी कंक्लूड ये हो रही है कि डीएस एंट्रोपी का चेंज इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी।
ठीक है, डेल क्यू बाई टी से ज्यादा होने वाला है कुछ भी हो, ठीक है। अगर रिवर्सिबल होता है तो इट विल बी इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इट विल बी इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। बट इन जनरल हम क्या बोलेंगे, इन जनरल वी विल से कि जो ds है एंट्रोपी का चेंज, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। इन द केस ऑफ रिवर्सिबल इट इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, है ना। यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन होगा हमारा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन से ds equals to del q by t। ठीक है, ds is greater than del q by t, ठीक है। एंड इम्पॉसिबल जो होगा वो केस क्या है, ds लेस देन del q by t, ठीक है। ये फाइनली हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि फॉर एनी प्रोसेस एंट्रोपी चेंज विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू del q by t। इन केस ऑफ रिवर्सिबल इट इज इक्वल टू del q by t, एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इट इज ग्रेटर देन del q by t, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज तो सेम रहेगा बिकॉज वो प्रॉपर्टी है। तो जब ये ग्रेटर है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बेसिकली इक्वल साइन तब लगेगा जब आप इसमें कुछ ऐड कर रहे होंगे, है ना, वो चीज जो हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड इम्पॉसिबल केस कि भाई लेस देन del q by t, ये तो खैर होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो फाइनली हमने देखो कंक्लूड किया कैसे है, देखो एक बार स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमने क्या बोला है, पाथ ए एंड बी बेसिकली मेकिंग अ रिवर्सिबल साइकिल। तो पाथ ए एंड बी मिलके एक रिवर्सिबल साइकिल बना रहे हैं। एंड अगर रिवर्सिबल साइकिल बना रहे हैं तो आपको पता है कि समेशन ऑफ del q by t विल इक्वल टू 0 रिवर्सिबल केस में। तो वो चीज हमने यूज करा, 1 से 2 आपका गया पाथ ए से, ठीक है, 1 से 2 पाथ ए del q by t, फिर पाथ बी 2 से 1 del q by t, दोनों का एडिशन विल बी 0। वहां से हमें एक चीज मिलता है कि पाथ ए 1 से 2 del q by t इक्वल्स टू नेगेटिव 2 से 1 पाथ बी del q by t, ये चीज हमें मिली। फिर हमने कंसीडर करा इरिवर्सिबल साइकिल। अब इरिवर्सिबल साइकिल के केस में आपको पता है कि del q by t का जो समीशन होगा इट विल बी लेस देन 0। तो वही चीज हमने डायरेक्टली अप्लाई करी इरिवर्सिबल साइकिल के केस में। तो वहां से हमने सॉल्व किया तो हमें बेसिकली ये चीज मिला, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो आपका एक साइड ये आ रहा है पाथ सी 2 से 1 del q by t लेस देन माइनस पाथ ए 1 से 2 del q by t। तो इस रिलेशन से डायरेक्टली ये वैल्यू आती है। उस रिलेशन से मैंने क्या करा, डायरेक्टली माइनस ए, माइनस साइन के साथ पाथ ए जो 1 से 2 गया del q by t, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, पाथ बी 2 से 1 del q by t, वो चीज यहां उठा के रखा, बस सिंपल, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइनली मिली। अब हमें पता है कि यार पाथ बी जो है वो रिवर्सिबल पाथ है, तो रिवर्सिबल पाथ है तो del q by t विल बी इक्वल्स टू ds। पाथ बी रिवर्सिबल है तो del q by t विल बी ds। एंड हमें ये भी पता है कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी है तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तो पाथ बी के लिए जो है पाथ सी के लिए भी वही होने वाला। तो इसलिए हमने बोला कि जो पाथ बी के लिए आप बोल रहे हो बात, वही सेम बात पाथ सी के लिए भी होगी। इसलिए हमने पाथ बी में जो ds बोला वही पाथ सी के लिए भी ds बोला। एंड फाइनली ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट आपने कंक्लूड किया यहाँ से, इसको हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो पार्ट बी का ds वाला पार्ट था, तो पार्ट सी में भी सेम यही चीज होनी चाहिए थी। तो वही चीज हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो पार्ट सी में हमें एक रिलेशन निकल के आया फाइनली कि ds इज ग्रेटर देन del q by t, ds इज ग्रेटर देन del q by t, ये चीज हमें फाइनली यहाँ से मिलती है, ठीक है, ds इज ग्रेटर देन del q by t। और इन जनरल हमेशा ये चीज याद रखना, इन जनरल ये वाला चीज है ना। अब देखो इसमें ना बहुत क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, आपको ना ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जैसे प्रोसेस के लिए आपको ये टर्म याद रखना है ना, देखो फाइनली कंक्लूजन पॉइंट क्या है, प्रोसेस के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। एंड जो हमने साइकिल के लिए लिखा था, हाँ, साइकिल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, साइकिल के केस में आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है, साइकिल के केस में आपको ये चीज याद है, ठीक है। एंड प्रोसेस के केस में आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को?
क्लियर है ना यहाँ पे, है ना सबको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब एक चीज देखो, लेट सपोज सिस्टम्स तो हमने पढ़े थे, हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कुछ नहीं होने वाला, मास ट्रांसफर भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, तो आप एक चीज सोच देख रहे हो कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल क्यू इज जीरो। डेल क्यू इज जीरो कहने का मतलब डीएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब डीएस कैन नॉट बी लेस देन जीरो ना। डीएस का जो चेंज है, इट ऑलवेज रिमेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप किसी चीज को पॉजिटिव कब बोलते हो? पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये चीज। अब पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव, किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एंड आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल यूनिवर्स। सो क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर द यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज कैन बी पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज कैन नॉट, कैन बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी जीरो, और कुछ भी। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब आपको पता है यूनिवर्स मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब यार डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू इज जीरो। तो आपको चीजें लिंक करते हुए चलनी। यूनिवर्स बोलती माइंड में आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब डेल क्यू जीरो। डेल क्यू जीरो का मतलब ये डीएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट विल रिमेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, आइदर इट विल बी जीरो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, और फॉर द इरिवर्सिबल केस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो ये जीरो, एंड डीएस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फिर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर द इरिवर्सिबल केसेस। बात समझ में आ रही है? तो यहां से पता है बात की पता चलती है कि आप जब बात करते हो आइसोलेटेड सिस्टम की, तो एंट्रोपी का चेंज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब एंट्रोपी बढ़ती जाएगी फॉर आइसोलेटेड केस, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, तो स्टेटमेंट आता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। तो एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो एक काम करना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक हेडिंग लिखना, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक दो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम बात करें कि ds हमें पता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, इन जनरल ये है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। heat transfer zero, work transfer zero, and no mass interaction। ठीक है, नो मास इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ds इसका आइसोलेटेड, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब ठीक है, यहाँ पे अब केसेस बन सकते हैं आपके कि यार आइसोलेटेड सिस्टम में प्रोसेस के बारे में तो बात करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो क्या रिवर्सिबल होगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, इरिवर्सिबल तो लेस देन जीरो, और इम्पॉसिबल केस की क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, वो सॉरी लेस देन जीरो वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस लिख लेते हैं एक बार। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ds इक्वल्स टू जीरो, किसका, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तब रिवर्सिबल केस आप कंसिडर कर रहे हो तो जीरो।
ठीक है, आइसोलेटेड याद रखना हमेशा, इरिवर्सिबल हो जाएगा ds ग्रेटर देन 0, आइसो। एंड लास्ट इम्पॉसिबल वाला केस जो होगा, इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी 0। अच्छा, इट कैन नॉट बी 0 फॉर द आइसोलेटेड केस। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन नेवर बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? entropy change of the system can never be negative, true or false? Entropy change of the system can be ट्रू कैसे हो सकता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव बोलने का मतलब कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता सिस्टम, बट ये थोड़ा ना बोला आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ी ना बोला है, वो आइसोलेटेड के केस में है कि आइसोलेटेड केस अगर आपका सिस्टम होगा तो एंट्रोपी चेंज कैन नॉट बी नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड की बात करिए, बाकी इन जनरल आपके कोई भी सिस्टम हो तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो सकता है। उसमें क्या है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव सब सही है। बट हाँ, अगर आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। आइडियल केस मतलब रिवर्सिबल केस में वो जीरो हो जाएगा, बट इरिवर्सिबल केस में हमेशा ग्रेटर देन जीरो। तो इसलिए तो बोला जाता है, इसी के आगे एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख लेना कि ये लिखा ना फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इन नेचर आइडियली इन नेचर ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। सिस्टम यूनिवर्स क्या है आपका, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो यहां लिखो चाहे अलग से लिख लेते हैं कि भाई आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब यूनिवर्स हो गया। ठीक है, एंड इन नेचर all of the process all the process are irreversible, all the process are irreversible। ठीक है, सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। Entropy of a universe always increases and it cannot decrease, and it cannot decrease। कौन सा लिखना है, in ideal case it is zero। ठीक है, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी चेंज लिखना है।
ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज एंड इट कैन नॉट डिक्रीज, इन आइडियल केस इट इज जीरो। आइडियल केस मतलब रिवर्सिबल केस। तो जब आप बोलते हो ना कि यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स बोलने का मतलब है आपने बोल दिया है आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स बोलने का मतलब है कि उसमें अपना आप में ये बात है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये बात सिर्फ आइसोलेटेड के लिए है। इन जनरल किसी भी सिस्टम में हो सकता है कि पॉजिटिव हो एंट्रोपी चेंज, नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉसिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल केस में भी एंट्रोपी चेंज हो सकता है जीरो, पॉसिबल, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जितना एंट्रोपी एंटर हुआ उतना ही एग्जिट करके एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया। एंट्रोपी चेंज जीरो होने के लिए मतलब एंट्रोपी चेंज जीरो मतलब एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट के लिए ये जरूरी थोड़ा ना कि आपका प्रोसेस क्या रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल केस में भी आप देख सकते हो ऐसा कि जितना एंटर हुआ उतना एग्जिट हो गया, वो वाली चीज है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स इन नेचर ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इसलिए हमने बोला कि एंट्रोपी आपका इंक्रीज करता चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड के लिए बोला है, इसलिए इस पार्ट को आप स्पेसिफिकली अंडरलाइन भी करना, याद रखना ये आइसोलेटेड के लिए सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखना, एक स्टेटमेंट नोट करो इसमें, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, entropy of an isolated system always increases, entropy of an isolated system always increases or remains constant, or remains constant for reversible process, for reversible process, for reversible process। ठीक है, for reversible process। ठीक है, तो जैसे डीएस आइसोलेटेड बोला ना, कॉमा करके ऐसे भी लिखना है, डीएस यूनिवर्स, इसके बगल बगल में ये चीज भी लिख लेना, क्योंकि आइसोलेटेड का सिंपल एग्जांपल सिर्फ यूनिवर्स है और कुछ नहीं है। और करके डीएस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना, क्योंकि क्या पता कल यूनिवर्स बोल दिया जाए तो सेम चीज है। तो जस्ट और करके ब्रैकेट्स में ये चीजें भी नोट कर लेना। ठीक है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज होगा, मतलब डीएस यूनिवर्स की जगह मैं क्या लिखता हूं, अब मैं लिखूंगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये चीज। पहले तो ये चीज लिख लो, फिर हम देखते हैं यूनिवर्स वाला केस हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है यूनिवर्स। ठीक है, और कोई भी प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है जो इसको आप बोलो आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने लिख लिया, ठीक है, इसके बगल में और करके ये सब चीजें लिख लेना। अब यूनिवर्स वाले पार्ट को हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमने बोला ds ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। ds ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज योर सिस्टम प्लस ds ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये चीज, ये पार्ट। ठीक है, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग ना, तो सिस्टम का चेंज प्लस सराउंडिंग का चेंज इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस नहीं दी हो ना, हाँ, बस इतना हो कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। हाँ, हम पॉजिटिव और जीरो दोनों होंगे। हाँ बिल्कुल, आप बोलोगे यूनिवर्स का ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अब आप बोलोगे रिवर्सिबल देन इक्वल्स टू जीरो, इरिवर्सिबल तो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वो चीज है। जब तक प्रोसेस डिफाइन नहीं किया तो हम वो चीज नहीं बोल सकते कि इक्वल टू और ग्रेटर देन। इन जनरल वाली बात है ना, तो इन जनरल हम जैसे बात करते हैं वो चीज है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, जब भी आप एक चीज देखोगे एंट्रोपी का चेंज, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज लिख दिया, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये वाली चीज, तो हमने ये चीज लिखा है, देखो इसके लिखने के बाद ये चीज देखना। तो जैसा हमने बोला था ds इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, एंड आप ये बोलोगे एंट्रोपी चेंज
इक्वल्स टू हो जाता है डेल क्यू बाई टी, किसके केस में, रिवर्सिबल केस में ना, रिवर्सिबल केस। तो यार इरिवर्सिबल केस में कैसा ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो रहा है, तो वो चीज हमें देखनी है। अब यहाँ से एक मतलब एक और पॉइंट निकल के आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कि जो रिवर्सिबल केसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है इट इज ड्यू टू हीट ट्रांसफर ओनली। अगर रिवर्सिबल केस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। इसलिए आपने पढ़ा वाला स्टेटमेंट कि रिवर्सिबल केस और आइडियाबैटिक हो गया, आइडियाबैटिक मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं तो एंट्रोपी चेंज होगा ही, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो याद क्या रखना है यहाँ से, इससे हमें क्या पॉइंट हमेशा याद रखना है कि यार अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हो तो हमेशा एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू ओनली हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके बगल में ना ये वाला जो आप लिखोगे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख रहे हो ना फॉर रिवर्सिबल, तो यहाँ पे अलग से एक पॉइंट नोट करके लिखना जस्ट इसी के बाद में, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक सेकंड आयुष पहले से लिख लो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू, एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू हीट इंटरेक्शन ओनली, इज ड्यू टू हीट इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर ओनली। सिर्फ हीट ट्रांसफर या हीट इंटरेक्शन की वजह से ही आपका एंट्रोपी चेंज हो रहा है। किस केस में, रिवर्सिबल केस में। बट इरिवर्सिबल में कुछ एक और चीज एक्स्ट्रा है। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्या लिखा हमने, इसकी बात कर रहे, फर्स्ट स्लाइड ये है हमारा, एंड टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट इस तरीके से लिखा था हमने कुछ। ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना ऑब्जेक्टिव। देखो कई बार ना क्वेश्चंस, हमें ये चीज पता है फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला पता है, बट हम इससे फर्दर क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको ना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही डिफिकल्ट भी लगेंगे। आपको ये पता है ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल केस, मतलब जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हीट इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर हीट इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर ही ना हो तो एंट्रोपी चेंज भी नहीं। अब बात आती है इरिवर्सिबल केस में, फॉर इरिवर्सिबल, ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल केस अब एंट्रोपी चेंज तो सेम है, चाहे आप रिवर्सिबल बोलो चाहे इरिवर्सिबल बोलो। अब एक्चुअली क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू, इसको मैं इक्वल लिख रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ चीजें मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और जो ऐड कर रहे हैं बेसिकली वो है आपका एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन, एंड एंट्रोपी जनरेशन इज द थिंग व्हिच इज बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटीज इन द प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ क्यों, बेसिकली इसकी वजह से। हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर एक अलग चीज हो गया, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस हमें क्या कंसीडर करना है, एंट्रोपी जनरेशन आल्सो। अच्छा, एंट्रोपी जनरेशन फॉर रिवर्सिबल केस विल बी जीरो। रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जनरेशन तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वहां इरिवर्सिबिलिटीज है ही नहीं, तभी तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये चीज देखो, ये वाली चीज रिवर्सिबल केस इट इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, बट अगर मैं ये इनइक्वालिटी वाला साइन हटाना एंड इक्वलिटी मैंने रखा है ना, तो इक्वल रखा, इट मींस कुछ तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। जो ये चीज ऐड हुआ है इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। एंड अब इस बारे में, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, यार ये हुआ किसकी वजह से, इरिवर्सिबिलिटी। अब प्रोसेस कितना इरिवर्सिबल है वो डिपेंड करता है प्रोसेस हुआ किस तरीके से। तो ये चीज पाथ डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाथ डिपेंडेंट, यस एग्जैक्टली, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन इज बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटीज। अब प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है उस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि वो कितना इरिवर्सिबल है, कितनी अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर प्रोसेस से। तो प्रोसेस के टाइप पे डिपेंड करता है, प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है उस पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी जनरेशन इज अ पाथ डिपेंडेंट है ना, बट एंट्रोपी इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। ये तो पाथ डिपेंडेंट हो गया, बट एंट्रोपी जो है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टी है वो।
एंट्रोपी का चेंज, एंट्रोपी इज व्हाट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे हम यहाँ पे फर्दर पॉइंट्स लिख लेते हैं। एंट्रोपी जनरेशन, पहली बात ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट मतलब नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट मतलब पाथ फंक्शन है, नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। बट हम जब बात करते हैं एंट्रोपी की, तो ये जो चीज है इट इज व्हाट, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों अलग चीजें, और क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ये, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज एंट्रोपी जनरेशन बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लेना, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, इसलिए तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, ठीक है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट होगा कि एंट्रोपी जनरेशन रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, प्रोसेस के साथ कितनी अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज एसोसिएटेड है उसको आप कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। यहाँ पे irreversibility का मतलब losses हाँ, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब लॉसेस है, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल इज द मोस्ट आइडियल केस जहां पे हम कुछ भी एक्सटर्नल लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे, जैसे कार्नोट से हमने जो एफिशिएंसी निकाली, इट इज द मोस्ट आइडियल केस कंसीडरिंग ऑल द केसेस, हमने वहां पे कुछ लॉसेस ऐसे कंसीडर नहीं करे, जैसे आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी उसमें हमने कोई ऐसा लॉसेस नहीं करा, फ्रिक्शन लॉसेस हो गया जो इनएफिशिएंसी शो करे, वहां तो वो लॉसेस है बिकॉज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो तो होंगे ही होंगे, जो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर्स लॉ, नॉट जस्ट कि आपने सिस्टम की कुछ आप इनएफिशिएंट सिस्टम बनाया। कार्नोट का एफिशिएंसी 100 क्यों नहीं है, बिकॉज आपने उसमें चीजें कंसीडर करी है, बाय नेचर्स लॉ कोई भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो आपने तो एक आइडियलाइज केस बना दिया कार्नोट साइकिल का, तो वहां से जो एफिशिएंसी आएगी वो एक मोस्ट आइडियल केस है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, बट एक्चुअली में वो भी पॉसिबल नहीं, हम उससे नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो उससे नीचे आप जब जा रहे हो तो अब आप लॉसेस की बात कर रहे हो, आइडियल तो हम मैच कर ही नहीं सकते 100%। अब हमारा पहले हमारा जब तक सेकंड लॉ नहीं था तब तक हमारा आइडियल क्या होता है 100%, तब तक हमारी जो भी आइडियल चीजें होंगी वो सब 100%, एफिशिएंसी कितना मैक्सिमम 100% हो सकता है, जब तक आपने सेकंड लॉ डिस्कस नहीं किया, तो सेकंड लॉ जब तक डिस्कस नहीं किया आपका 100% जो एफिशिएंसी वो आपका एक स्टैंडर्ड है, वो आपकी एक अपर लिमिट है, बट जब सेकंड लॉ आया तब सेकंड लॉ की वजह से हमें ये पता चला ये 100% भी हमारा एक आइडियल केस नहीं है, 100% आइडियल केस है ही नहीं, क्योंकि बाय द नेचर्स लॉ वो 100% एफिशिएंसी कभी भी पॉसिबल नहीं है, अगर 100% पॉसिबल हो रहा है तो इट मींस वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं, वो एक इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, परपेचुअल मोशन मशीन टाइप केस बनेगा। तो बिफोर द सेकंड लॉ स्टैंडर्ड वाज 100% की 100% एफिशिएंसी होगा, तो ये मैं स्टैंडर्ड मान लूंगा, बट सेकंड लॉ आने के बाद हमें पता चला 100% स्टैंडर्ड नहीं है, उससे कुछ कम पे आपका वो स्टैंडर्ड बनेगा, वो जो स्टैंडर्ड बना वो किसने डिफाइन किया, कार्नोट के थ्रू, कार्नोट साइकिल के थ्रू, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया भाई, जो भी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी आएगा कार्नोट साइकिल से वो आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, एक अपर लिमिट हो गया। अब उसके बाद जो आपका नीचे आ रहा है, लेट्स सपोज 70% कार्नोट एफिशिएंसी आती है, बट आप अचीव करो 40%, है ना, तो जो रिमेनिंग 30% का जो है वो बेसिकली लॉसेस है, वो एक्चुअल लॉसेस, अब लॉसेस बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रीजंस, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे होगा, मिक्सिंग हो रहा होगा गैसेस का, है ना, फ्री एक्सपेंशन, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे इरिवर्सिबिलिटीज होंगी, उसकी वजह से एक्चुअल लॉसेस है, ठीक है, तो वो चीज है। ऐसे तो फिर हम बात करें कार्नोट साइकिल में 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं आती, तो लॉसेस है वहां, नहीं नहीं वो लॉसेस नहीं, बिकॉज ऑफ द नेचर कंस्ट्रेंट हमें 100% एफिशिएंसी मिलेगा ही नहीं कभी। हाँ, उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स आएंगे, एक कंस्ट्रेंट नेचर वाला, नेचर कंस्ट्रेंट की वजह से आपको कभी 100% नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट आपको कभी कार्नोट वाला एफिशिएंसी नहीं मिलेगा, है ना, ये चीज समझना बस, ठीक है। तो नेचर कंस्ट्रेंट की वजह से 100 नहीं मिलेगा, और बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हमें कभी कार्नोट एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगा, तो हम हमेशा कार्नोट से नीचे ही कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे, कार्नोट 70 तो हमारा होगा मैक्सिमम 50 40 60,
70 भी होगा तो हम उतना अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन कभी होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंट्रोपी जनरेशन बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, एंड इरिवर्सिबिलिटीज अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। तो इसमें ना स्टेटमेंट लिखना, नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट्स लिखो, 2-3 नोट करके पॉइंट लिखना। इसमें लिखो, इन एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, in absence of heat transfer, entropy change is due to, entropy change is due to what? क्या लिखेंगे? अगर आपका हीट ट्रांसफर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर ये चीज नहीं है तो एंट्रोपी चेंज किसकी वजह से हो रहा होगा? मतलब इरिवर्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज, ब्रैकेट में एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, in absence of heat transfer entropy change is due to irreversibilities, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? entropy generation। ठीक है, then further लिखना, during irreversible process, some entropy is generated due to irreversibilities, ठीक है, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंट्रोपी जनरेशन is always a positive quantity, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल केसेस, ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेना, इट इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल केसेस। ठीक है, ठीक है, फिर फर्दर लिखो, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, does not imply that entropy of system cannot decrease, ठीक है, मतलब इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल बेसिकली वो है कि आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं हम इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। ये जो चीज हमने लिखी थी ना पहले, ds is greater than equals to what? आइसोलेटेड के केस में 0, आइसोलेटेड केस हमने ये चीज बोला था, ये है बेसिकली आपका इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। लास्ट पॉइंट क्या बोला है? अच्छा, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल डज नॉट इंप्लाई, ठीक, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल डज नॉट इंप्लाई IMPLY does not imply that entropy of a system cannot decrease। ठीक है, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल डज नॉट इंप्लाई दैट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन नॉट डिक्रीज। ठीक है, ये चीज। तो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल मतलब आइसोलेटेड का हमेशा बढ़ता चलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, बट इसका मतलब ये तोड़ना हुआ कि सिस्टम का कभी डिक्रीज ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक और चीज इसमें ना फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? इसका कौन सी प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस होगी अगर एंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन 0? इरिवर्सिबल होगी ना, सिंपल। इरिवर्सिबल केस में ही तो एंट्रोपी जनरेशन का मतलब है, अगर रिवर्सिबल होगी तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये तो इम्पॉसिबल, ये तो कभी होगा ही नहीं कि एंट्रोपी जनरेशन आपका नेगेटिव हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल केस।
ठीक है, तो एंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन 0 पता चलता है, मतलब इरिवर्सिबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रोसेस कैन अकर in a certain direction, not in any direction, कॉमा करके लिखना, not in any direction, process can occur in certain direction, कॉमा करके लिखना, not in any direction, फिर लिखना फुल स्टॉप करके आगे कंटिन्यू करके लिखो, फुल स्टॉप के बाद it always complies with increase of entropy principle, ठीक है, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंट्रोपी इज नॉन कंजर्व्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे हम एनर्जी कंजर्व्ड बोलते हैं, मास कंजर्व्ड बोलते हैं, एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी कंजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, performance of energy devices is degraded, because of irreversibilities, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, quantity of energy is always conserved, from first law of thermodynamics, during an actual process, but quality of energy is bound to decrease, ठीक है, नेक्स्ट लिखना, decrease of quality is accompanied by the increase of entropy, ठीक है, इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब क्वालिटी डिक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंट्रोपी चेंज का बढ़ना का मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी आपका डिग्रेड हो रहा है। क्वालिटी का जो क्वांटिटी है, मतलब एनर्जी का जो भी क्वांटिटी है, इट विल कंजर्व, वो तो सेम रहेगा, बट उसका क्वालिटी कैन डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटीज। तो क्वालिटी डिक्रीज, दूसरी जगह क्या होगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज, क्वालिटी डिक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज, ये चीज। और कोई भी प्रोसेस ऐसे नहीं कुछ भी डायरेक्शन में हो रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही होगा, एंड इट विल ऑलवेज कंप्लाइज विद द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। क्यों यार, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वो हो कहां रहा है, सिस्टम में हो रहा है, सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसका पार्ट है, यूनिवर्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, देखो, एंट्रोपी ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, है ना, ये क्या है, बेसिकली एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, और यही तो बोला गया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको चेक करना है प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है, तो उसका एंट्रोपी चेंज प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, दोनों का समेशन, मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी और यूनिवर्स का एंट्रोपी, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल केस में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कोई भी प्रोसेस हो रही तो इस तरीके से तो होगी कि वो यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ा रही होगी। ऐसा तो कोई प्रोसेस होगा ही नहीं कभी भी जो एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स को डिक्रीज कर दे, ऐसा कोई प्रोसेस होगा नहीं कभी, ये चीज याद रखना, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, ऐसा कोई प्रोसेस हो नहीं सकता कि यूनिवर्स के एंट्रोपी को डिक्रीज कर दे। ठीक है, अच्छा एक चीज,
तो हमने अभी जो एक लॉ पढ़ा था, कहाँ पे, ये चीज जो हमने लिखी थी, कहाँ गया, ये वाला पार्ट। अगर मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स की बात करूं तो फ्रॉम दिस रिलेशन क्या लिखेंगे फिर हम, क्या लिखना चाहिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स में ये चीज रहेगा कभी, रहेगा, यूनिवर्स मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब ये चीज होगी कभी, नहीं होगी, मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स विल बिकम व्हाट, एंट्रोपी जनरेटेड, यस, डीएस ऑफ यूनिवर्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो हीट ट्रांसफर तो होना ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्या लिखोगे, ऐसा यू विल से कि भाई ये चीज तो होगी ही नहीं कभी, तो फाइनली पॉइंट ये रहेगा कि हमारा जो आपने लिखा वही उसी के नीचे लिखते रहना, ठीक है, इस चीज को, इट विल बी व्हाट, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। और ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर है, तो फिर इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट ये वाली जगह में, कहने का मतलब डीएस सिस्टम सराउंडिंग, ठीक है, इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो, डीएस यूनिवर्स, डीएस यूनिवर्स इज व्हाट, एंट्रोपी जनरेशन, ये चीज, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, लिख लिया, डन हो गया सबका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखो, consider two following process, a heat source at 1200 Kelvin loses heat heat 2500 kilojoule to a sink at 800 Kelvin, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है a heat source at 800 Kelvin lost 2000 Kelvin, 2000 kilojoule to a sink at 500 Kelvin. Which process is more irreversible? कौन ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा इरिवर्सिबल है, ये किस पे डिपेंड करने वाला है, हीट लॉस पे भी और वर्क आउटपुट पे भी। एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज जिसका ज्यादा वो ज्यादा इरिवर्सिबल, ठीक है, अरे नहीं आपने 3-4 दिन क्लास करे होगा, वो बताया था क्या, रिवर्सिबल हीट इंजन और रिवर्सिबल हीट इंजन वाला कंसेप्ट, उसमें तो वही था ना, जिसका हीट लॉस ज्यादा होगा वो रिवर्स से ज्यादा होगा। हाँ वो बात सही है,
बट यहाँ हीट इंजन नहीं है, तो हम जनरल एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सिंपली दो प्रोसेस दे रखा है, एक हीट सोर्स 1200 केल्विन पे जो 2500 किलो जूल दे रहा है किसको, दूसरे रिजर्वायर को 800 केल्विन पे, दूसरे में 800 केल्विन वाला 2000 किलो जूल दे रहा है 500 केल्विन वाले को। तो दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस किस तरीके से, देखो ये 1200 केल्विन है, यहाँ कोई भी हीट इंजन नहीं है, डायरेक्टली ये हीट ट्रांसफर कर रहा है 800 केल्विन को, कितना 2500 किलो जूल, और ये 800 केल्विन वाला दूसरे केस में 500 केल्विन को ट्रांसफर कर रहा है, कितना 2000 किलो जूल। आपको ये बताना कौन सा ज्यादा इरिवर्सिबल है, तो ऑब्वियसली बात है आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज, लेट्स सपोज दिस इज डेल्टा S1, ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट केस, दिस इज योर सेकंड केस, तो आपको डेल्टा S2 निकाल दो यहाँ पे। निकालो आंसर क्या है। कैसे, क्या डेल्टा एस का वैल्यू, डेल्टा एस का वैल्यू बताओ 6.66 किसका, डेल्टा S2 का 6.6, नहीं नहीं निकाला कैसे तो बताओ। वही डेल्टा QID करके। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा S1 निकालना है मुझे, लेट्स सपोज कैसे निकलेगा 2500 किलो जूल, इसको कंसिडर करोगे तो क्या ये सप्लाई कर रहा है, मतलब इस ये क्या इससे जा रही है बाहर हीट, तो इसके इसमें क्या लगेगा नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 1200, ये क्या है एक्सेप्ट कर रहा है पॉजिटिव 2500 डिवाइडेड बाय 800, यहां से आएगा आपका डेल्टा S1। वैल्यू बताओ, वैल्यू डेल्टा S1 और डेल्टा S2 का वैल्यू बताओ, और यहाँ पे आपका 800 नेगेटिव 2000 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 500। एक्चुअली क्या ये क्या हो रहा है, ये आपको रिजेक्ट, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है हीट, वो पॉजिटिव लोग है, जो रिजेक्ट कर रहा है बेसिकली उसको नेगेटिव लोग है। वैल्यूज विल बी 1.04 है ना किलो जूल पर केल्विन, एंड ये आ रहा होगा इट इज 1.5 ना, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होगा, आयुष एक बार देखना नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कौन ज्यादा है, डेल्टा S2। ठीक है, तो सेकंड वन विल बी मोर इरिवर्सिबल। ठीक है, सेकंड वन विल बी मोर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो याद रखो कि ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है, दिस वन इज एक्सेप्टिंग समथिंग, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड दिस 800 इट इज गिविंग हीट, मतलब इससे लॉस हो रहा है, तो लॉस वाले चीज को तो आप नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे ना विद हीट ट्रांसफर जो भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका गेट में ही पूछा हुआ वाला क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट लिखो TDS रिलेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, TDS रिलेशन। ठीक है, TDS रिलेशन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट लॉ, we can say कि भाई heat transfer equals to this is work transfer plus change in internal energy हम कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चेंज इन एनर्जी होता है, बट इंटरनल एनर्जी हम क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज काइनेटिक
एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोसेस इरिवर्सिबल था तो नहीं, समझो समझो आयुष, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हीट सोर्स इतना हीट लूज कर रहा है, Q बाई टी हमने डायरेक्टली इसलिए यूज किया, वी आर कंसिडरिंग कि भाई डायरेक्टली ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। एंट्रोपी, एक चीज सोचो, रिवर्सिबल केस में आपका क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज नहीं होता है क्या? एक्चुअली ये Q बाई टी हमने, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि ये Q बाई टी कैसे यूज करा हमने, Q बाई टी इसलिए यूज करा कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपका डायरेक्टली यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये जो दे रहा है 1200 बेसिकली क्या एक तरीके से रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज देखो, इरिवर्सिबिलिटी क्यों आई, बिकॉज ये 1200 और 800 है, ये 1200 है और ये 800 है, 800 है 500। आपको याद होगा जब हमने लिखा था कॉजेज ऑफ या फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इरिवर्सिबिलिटी, जब भी हीट ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ द फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो इरिवर्सिबिलिटीज विल बी देयर, तो इरिवर्सिबिलिटी होगी। बट क्या हो रहा है कि जब मैं 1200 से 2500 दे रहा हूं तो उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कि वो एक तरीके से रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली Q बाई टी हमने यूज कर लिया, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज हम कभी यूज नहीं करेंगे Q बाई टी, Q बाई टी हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं करेंगे। इस केस में तो हमने इसलिए कंसीडर कर लिया कि भाई 1200 आपका बेसिकली एक तरीके से रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कर रहा है। बट इरिवर्सिबिलिटी आने का रीजन है 1200 एंड 800, तो जो भी डेल्टा टी है यहाँ पे, जो भी डेल्टा टी है इट इज वेरी मच हाई, तो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो अदरवाइज हम Q बाई टी कभी यूज नहीं करने वाले यहाँ पे, ठीक है। Q बाई टी इसलिए सिंपली यूज कर लिया, हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई 1200 से जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक तरीके से रिवर्सिबल हुआ है, यहाँ से जो गया है, अब वो जाके किसके पास गया, वहां से इरिवर्सिबिलिटी वाला केस आता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टीडीएस रिलेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है, हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास ये, हमें ये भी पता है फ्रॉम ये चीज फ्रॉम सेकंड लॉ आप बोल सकते हो, चलो हाँ ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ का ही आउटकम है बेसिकली एंट्रोपी, तो डेल क्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल्स टू टीडीएस, ये चीज आपको पता है। अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टीडीएस इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर प्लस डी। अच्छा, अब अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वर्क ट्रांसफर है इट इज पीडीवी, ठीक है, अजम्पशन है मेरा ये पीडीवी, तो टीडीएस विल बी व्हाट, पीडीवी डी। अच्छा, वर्क ट्रांसफर हम पीडीवी कब किस केस के लिए लिखते हैं, क्वासी स्टैटिक के लिए, यस, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब हमने कुछ भी फ्रिक्शन ऐसा कोई चीज हमने कंसिडर करी ही नहीं है, ठीक है। बट आप एक चीज देखो, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में T क्या है, टेम्परेचर, S क्या है, एंट्रोपी, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, U इंटरनल एनर्जी है, these are all what property of the system। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें जो भी आपने टर्म यूज किए सबकी सब प्रॉपर्टी है, तो क्या ये इक्वेशन किसी भी चीज के लिए अप्लाई हो पाएगी, बिकॉज जो भी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ऑल प्रॉपर्टी है बिकॉज दे आर पॉइंट फंक्शन, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है, बिकॉज टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ऑल आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शंस, एंड पॉइंट फंक्शंस जो केस होगा, तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे इस इक्वेशन को, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम मतलब पॉइंट फंक्शन, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। सिमिलर वे में देखो, ये तो हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टीडीएस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टीडीएस रिलेशन, फर्स्ट टीडीएस रिलेशन। एंड एक और सेकंड है, दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक गेट में, आप देखोगे दोनों से काफी ज्यादा, डायरेक्टली आपको रिलेशन यूज करके
सॉल्व करना है एंट्रोपी चेंज। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड के केस के लिए हम एंथैल्पी U प्लस PV हम लिखते हैं, है ना। तो DH विल बी व्हाट, DU प्लस PDV प्लस VDP, करेक्ट। एंड ये जो चीज है DU प्लस PDV, ये क्या है? हाँ हाँ, यस, दिस इज TDS फ्रॉम द फर्स्ट TDS रिलेशन, और ये बचा VDP। तो यहां से अगर मैं दूसरा लिखूं रिलेशन, ठीक है, यहाँ से दूसरा रिलेशन लिखा जा सकता है डायरेक्टली। TDS विल बी व्हाट, DH माइनस VDP। ये आपके पास दूसरा रिलेशन हो गया, सेकंड TDS रिलेशन। हाँ बोलो, कहाँ पे? ये H equal to U plus PV। हाँ, स्पेसिफिक लिखेंगे, क्योंकि अगर मैंने इंटरनल स्पेसिफिक लिखा तो वहां पे स्पेसिफिक आएगा वो चीज। कौन सा वर्क? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप एक चीज, कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है, आप देखो ये, अगर मैं इसको स्पेसिफिक लिख रहा हूँ तो मैं ये भी स्पेसिफिक लिखूंगा, ये भी स्पेसिफिक लिखूंगा, सिंपल सी बात। कहाँ ये वाला पार्ट? अरे स्पेसिफिक अलग से भी बनाने वाली बात है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं। देखो मैंने वी लिखा है, स्पेसिफिक वी। आप ये चीज देखो ना, ये आप इसमें इस नोटेशन से ज्यादा आप चीज याद रखो, यूनिट बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन की, बस। मुझे कुछ भी दिया जाए, मुझे तो इक्वेशन में जो भी रखूंगा वो यूनिट बैलेंस के अकॉर्डिंग रखूंगा। अब देखो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, अगर ये किलोजूल पर केजी केल्विन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वॉल्यूम को स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, तब जाके किलोजूल पर केजी केल्विन बनेगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे वो चीज होगी। तो इंटरनल एनर्जी किलोजूल पर केजी है या सिंपली किलोजूल है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। मतलब इक्वेशन में जो भी टर्म्स हैं, क्योंकि इक्वेशन में आप चीजें ऐड करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वही होंगी जिनका यूनिट सेम है, तो यूनिट सेम करना, बस आपको ये चीज माइंड में रखना है। अब आप इससे कंफ्यूजन मत हुआ करो कि यार ये V है, स्मॉल v कैपिटल V, बस आपको देखना है कि मेरे को जब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, सबका यूनिट सेम रखूंगा। अब लेट सपोज अगर स्पेसिफिक टर्म्स में है तो फिर आप हाँ बोलोगे हाँ चलो सर इसको ना स्पेसिफिक लिखते हैं, इसको फिर हम स्पेसिफिक लिखेंगे, ये हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर ये मेरा स्मॉल स्मॉल में लिखा है तो सब स्पेसिफिक लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये सब हमने क्या लिखा, ड्यू स्मॉल के टर्म्स में लिखा, तो ये ऑल आर स्पेसिफिक, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, वो वी लिखने के आ जाता है तो वो सब वी ही जाएगा फिर। ये जैसे आई थिंक शायद ये चीज बोला होगा मैंने कि जो भी टर्म्स, जो भी पैरामीटर्स, अगर मैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ तो वो स्पेसिफिक काउंट होगा, क्योंकि ये हमारा जनरली पूरा थर्मोडायनेमिक्स में यही नोटेशन रहता है। जो भी आपने टर्म्स लिखे, जैसे एंथैल्पी स्मॉल लेटर्स में लिखा, इट मींस वो स्पेसिफिक टर्म्स में, ठीक। कैपिटल टर्म्स में लिखा, इट मींस वो टोटल टर्म्स में, ठीक है, वो चीज। तो ये हाँ, इस तरीके से ये वाला वी बना ले, ठीक है। और कहाँ है? और कहीं नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स मतलब स्पेसिफिक टर्म्स में। तो ये आपके पास दो TDS रिलेशन आ गए। अब इन TDS रिलेशन का हमें यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। आपकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप ये रिलेशंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट लिखा, एप्लीकेशन ऑफ TDS रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ TDS रिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ TDS रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सॉलिड कॉमा स्लैश करके लिक्विड्स लिखना। एप्लीकेशन ऑफ TDS रिलेशन, इसमें लिखो फर्स्ट हम जो लिख रहे हैं, सॉलिड कॉमा लिक्विड्स। एंड सॉलिड एंड लिक्विड्स को जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, इनकम्प्रेसिबल। जनरली कंसिडर्ड एज व्हाट, इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब वॉल्यूम का चेंज कितना होगा, जीरो। वॉल्यूम का चेंज जीरो हुआ तो क्या चीज जीरो हो जाएगी, PdV, वर्क जीरो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फर्स्ट TDS रिलेशन में ये टर्म तो जीरो हो गया, है ना, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल आपने बोला, इट मींस व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ठीक है।
तो आपने लगाया फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस रिलेशन, यू कैन राइट की टीडीएस टीडीबी, ठीक है, दिस इज 0। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ds विल बी व्हाट, du बाय t, एंड du को हम क्या लिख सकते हैं, mcv dt, यस करेक्ट, mcv dt, ठीक है, mcv dt, ठीक है, mcv dt पार्ट। अब यहाँ पे क्या cv क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के केस में cv cp कुछ होता है, नहीं होता, सिंपली c की हम बात करेंगे, ds विल बी mc dt, डिनोमिनेटर में t, इंटीग्रेशन लेट्स सपोज 1 से 2, हाँ एक सेकंड, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं ना, फिर इसको हम लिखेंगे कंप्लीट। तो जिसमें भी आपको पूछा हो, लेट्स सपोज आपको जिससे टोटल पूछा है तो टोटल के टर्म्स में आपने m मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m c ln t2 बाय t1, t2 बाय t1, इसके बगल में यूनिट लिख लो तो आपको आइडिया रहेगा हमेशा, इट विल बी इन व्हाट, किलो जूल पर केल्विन, है ना, किलो जूल पर केल्विन। बट अगर मैंने ऐसा लिख दिया c ln t2 बाय t1, इसका मतलब है आपका कि किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। एंट्रोपी का यूनिट क्या लिखते हो आप हमेशा, किलो जूल पर केल्विन, इस तरीके से, क्योंकि Q बाई टी बेसिकली फॉर्मूला रहता है, तो वही चीज हमारा कंटिन्यू रहेगा, किलो जूल केल्विन। बट अगर आपने लिखा है पर केजी के टर्म्स में, स्पेसिफिक टर्म्स में स्मॉल एस है, तो किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, दिस इज व्हाट टोटल एंट्रोपी। जिसमें भी आंसर पूछा है वो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो एंट्रोपी का चेंज MCln T2 बाई T1 और ClN T2 बाई T1, जो भी आपसे स्पेसिफिक टर्म से पूछा है, टोटल टर्म से पूछा, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको जो भी दिया, लेट्स सपोज वाटर है, तो वाटर जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब अगर एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, लेट्स सपोज आइसेंट्रोपिक है, तो एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि ये चीज जीरो, इट मींस व्हाट, सी तो जीरो होगा नहीं, स्पेसिफिक हीट ln वाला टर्म जीरो, मतलब ये जीरो कब होगा, जब ln जो अंदर जो है बेसिकली वो 1 होगा, ठीक है, ln 1 बेसिकली, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो इफ ds is 0, तो वी कैन राइट भाई कि T2 बाई T1, बिकॉज ln 1 होना चाहिए, तभी तो आपका ये ds 0 होगा, और ln 1 बोलने का मतलब है कि भाई T1 बराबर T2, ठीक है। तो T1 बराबर T2 बोलने का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन पता क्या है यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर लेट सपोज आपका कोई वाटर है या कोई सॉलिड है लेट सपोज, एंड आपका अगर वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मली कुछ चेंजेस हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी। हमें माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में अगर आइसोथर्मल होगा, डेफिनेटली एंट्रोपी चेंज विल बी 0, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। देखो हमें ना फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, बट फॉर्मूले से आप क्या कॉन्सेप्ट या क्या पॉइंट, आप बेसिकली आउटकम जो है उसका कंक्लूजन वो क्या निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये है MCln T2 बाई T1, यार एंट्रोपी चेंज कब 0 होगा, जब ये ln 1 होगा, ln 1 बोलने का मतलब T1 बराबर T2, मतलब आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल केस है तो एंट्रोपी चेंज 0, किस केस में, सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि हम उसको इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट टीडीएस रिलेशन ये dv 0 था, इसलिए डायरेक्टली वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमेशा देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं ना मोस्टली ऐसे ही बनते हैं, थ्योरेटिकल वाले। मतलब गेट की बात करो, गेट में स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आलतू फालतू क्वेश्चन कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस
से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फैक्ट्स के बेसिस से ज्यादा। फैक्ट्स पे उतना क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितना आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ये 0 तो ln1 बोलने का मतलब T1 बराबर T2, T1 बराबर T2 बोलने का मतलब आइसोथर्मल। ठीक है, तो आपने एक लिंक पकड़ा, उस लिंक से आप फाइनली कहां तक पहुंच पा रहे हो, क्या क्या चीजें कंक्लूड कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखना, नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखो क्या यहाँ पे, हाँ सेकंड लिखो आइडियल गैसेस। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगा आपका आइडियल गैसेस। आइडियल गैस, ठीक, आइडियल गैस में आपको पता है इक्वेशन आप यूज करने वाले हो PV इज इक्वल टू mRT, आप यूज करने वाले हो R इज इक्वल टू CP माइनस CV। ठीक है, इस तरह के ये टर्म्स आप यूज करके डिफरेंट डेल्टा एस निकालोगे, एंड वो डेल्टा एस के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर T1 T2 दिया है, P1 P2 दिया है, वॉल्यूम V1 V2 दिया है, तो उससे बेसिस पे आप डायरेक्टली आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो पार्ट हम करेंगे कल, है ना, कल हम करेंगे। कल का टाइमिंग एक्चुअली 4 बजे ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, इस वजह से 5 बजे तक, कल से वो अपना 4 बजे ही रहेगा। ठीक है, एंड आपकी मॉर्निंग में क्लास हुई थी क्या आज, सोम वाली? नहीं सर, ये तो सोम नहीं है ना, हाँ, तो अगर इन केस नहीं होती है सर की अगर मॉर्निंग क्लास, तो हम शायद मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, एक बार मैं सर से कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, हम वो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे, तो आपका थोड़ा जल्दी पार्ट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, इन केस अगर मॉर्निंग नहीं होती क्लास, तो मॉर्निंग भी हम रख सकते हैं, अगर ऐसा बनेगा केस तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा वो चीज। ठीक है, चलो फिर ठीक है, ओके। क्लास में थी। हाँ हाँ, 7 सब्जेक्ट रिपीट्स होंगे होंगे होंगे। ठीक है, चलो मैं तो फिर कुछ स्टार्ट कर सकता